सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने बोला है कि चीन भारत के बहुत से हिस्से को कब्जा कर लिया है, जिसमें पनाग जी का नाम सुना होगा, गुल पनाग जी के पिता हैं वो। और यह बात छुपा दी जाती है कि वो आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। तो यदि उनका परिचय दिया जाता है तो सिर्फ रिटायर्ड ब्रिगेडियर के रूप में दिया जाता है, यह नहीं कहा जाता है कि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि चीन भारत के काफ़ी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अब हमें समझना पड़ेगा चीन और भारत के सेना के बीच की अंतर को। चीन में जो सेना है वास्तव में वो चीन की सेना नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। वहाँ पे पार्टी की सेना होती है, देश की सेना नहीं होती है। और वह पार्टी की सेना अपने देश में विद्रोहियों से या जो लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको दमन करने के लिए बनाई गई है। आपने देखा होगा 1989 में थियानयानमेन चौक पे छात्रों का आंदोलन हुआ था। चीन की सेना ने 10,000 छात्रों को टैंक से कुचल दिया था। वहाँ में जो चीन में जो सेना की बहाली होती है वो ज़बरदस्ती बहाली की जाती है। और अपने भारत के संदर्भ में देखें, यदि आपके परिवार में दूर दूर तक भी कोई सेना में है तो आप बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे ताऊ जी भारतीय फौज में हैं। चीन में इसे गर्व का विषय नहीं माना जाता है। गर्व का विषय इसलिए नहीं माना जाता है कि चीन की सेना वहाँ की जनता को ही मारती है। इसलिए यदि किसी के परिवार के लोग सेना में हैं तो इसे शर्म का विषय माना जाता है, ना कि गर्व का विषय माना जाता है। तो चीन की जनता कभी भी सेना के साथ नहीं होती, यह हमें ध्यान रखने की बात है। वहाँ में सेना, चीन में जो सेना में बहाली की जाती है वो मैंडेटरी है, आपको ज़बरदस्ती जाना ही पड़ेगा सेना में। वहाँ लोग शौक नहीं, हिस्से नहीं जाते। भारत में आपने देखा होगा सेना की भर्तियाँ होती हैं, लाखों आदमी की लाइन लग जाती है। चीन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ सेना की नौकरी को गर्व का नौकरी नहीं माना जाता है। सेना की नौकरी को यह माना जाता है कि यह अपने देश की जनता को दमन करने के लिए यह फौज बनाई गई है। इसलिए आपको ये अंतर समझना पड़ेगा। चीन की सेना कोई लड़ाकू सेना नहीं है। चीन की सेना 1962 के बाद सिर्फ एक वियतनाम के साथ युद्ध लड़ी है, जिसमें वो बुरी तरह से हार गई थी। इतना ही नहीं, आपको सूडान की घटना बताऊं। सूडान एक देश है जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में भारत की सेना, चीन की सेना और दुनिया की बहुत सी देश की सेनाएं सूडान में गई थी। चीनी सेना के कैंप पर सूडान में वहां के विद्रोहियों ने हमला कर दिया था। चीन की सेना अपनी हथियार छोड़ के वहां से भाग गई थी डर से। बाद में जो 2 किलोमीटर दूर भारतीय सेना का कैंप था वो आए और उन्होंने चीन के सेना को बचाया मरने से, क्योंकि वो चीन की सेना हथियार छोड़ के भाग गए थे। यूएनओ ने भारतीय सेना को प्रशस्ति पत्र दिया था। तो आपको दोनों का मोरल समझना पड़ेगा कि चीन की सेना की मोरल जो है वो लड़ने के लिए नहीं है, किसी और सेना से लड़ने के लिए नहीं बना है, वहाँ पे अपने जनता को दमन करने के लिए बना है। इसलिए चीन की सेना का मनोबल हमेशा कमज़ोर होता है। आपने बॉर्डर पे देखा होगा चीन की सेना की अमूमन हाइट 5 से 5.5 फीट के बीच में होती है, लेकिन प्रोपेगेंडा वीडियो चलाया जाता है। चीन में एक वीडियो बनता है, चीन के सेना के लिए बनाया जाता है, जिसमें वो लगेंगे कि 7 फीट लंबे हैं, जिससे लोग डर जाए। असल में वो अपने देश की जनता को डराना चाहते हैं कि सेना में इतनी ताकत है कि तुम लोकतंत्र की बात मत करो। तो वहाँ की सेना का सिर्फ ये काम है। भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय सीमा पर जब चीन की सेना आती है और आमना सामना होता है तो भारत भी रणनीति के तहत यहाँ के जाट रेजिमेंट को और सिख रेजिमेंट को उस चीन सेना के विरुद्ध खड़ा करता है, जिनकी ऊंचाई 6 फीट के आसपास होती है और चीनी सेना 5-5.25 फीट की होती है। तो मनोबल रूप से, मानसिक रूप से वो डर जाते हैं। यह एक प्रोपेगेंडा गेम होता है। तो चीन प्रोपेगेंडा फैलाने में बड़ा माहिर है और उस प्रोपेगेंडा के शिकार हमारे कुछ भारतीय भी हैं। आपने देखा होगा भारत के लोग, कुछ लोग जैसे कि पहले बोलते थे राम मंदिर बन गया क्या, राम मंदिर बन गया क्या, वो व्यंग्य करते थे। अभी आपको मिलेंगे भारत के कुछ लोग कि चीन के सेना पर मार क्यों नहीं रहे, भगा क्यों नहीं रहे, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। असल में इस तरह के जो टिप्पणी करने वाले होते हैं वो प्रोपेगेंडा के शिकार होते हैं। उनका मानसिक रूप से प्रोपेगेंडा से प्रभावित होता है, चाइनीज प्रोपेगेंडा से, खास करके वामपंथियों के प्रोपेगेंडा से। इसलिए वो डरपोक किस्म के लोग होते हैं, इसलिए वो व्यंग्य करते हैं। तो आप उनके व्यंग्य पे मत जाइए। भारतीय सेना ने सिर्फ वार्तालाप से, बातचीत से 2.5 किलोमीटर कल उनको पीछे हटा दिया है। जब हमें गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना गोली चलाए वो 2.5 किलोमीटर हट गए हैं, तो मैं गोली क्यों चलाऊं। दूसरी बात, अभी 2 जगह अभी भी विवाद खड़ा है जिसकी आज वार्तालाप हो रही है, आपको पता ही होगा।
और मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में देखिएगा उस पोस्ट को छोड़ के भी चीन की सेना पीछे हट जाएगी, क्योंकि चीन की सेना वास्तव में लड़ने के लिए बनी ही नहीं है और चीन पर फिर चौतरफा दबाव है। अभी अभी भारत के उद्योगपति अडानी जी ने कल ही परसों बयान दिया है कि 5 साल के अंदर में चीनी प्रोडक्ट भारत में विलुप्त हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। आप यह मत समझिए कि एक उद्योगपति ने बयान दिया है उसका क्या महत्व है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना आप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि उद्योगपति बन जाए, बन नहीं पाते हैं। तो उद्योगपति जो बन गए हैं ऐसा मतलब नहीं है कि वो खराब आदमी है। उन्होंने एक रणनीति के तहत बयान दिया है, अर्थात चीन में से जो प्रोडक्ट आता है उस सस्ते टाइप का प्रोडक्ट अडानी आगे बनाएगा और भी उद्योगपति बनाएंगे, जिससे कि भारतीय बाजार में चीनी वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और चीन को दसियों तरफ से घेरा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से घेरा जा रहा है। एक संगठन बन रही है G7 के अलावा G9, जिसमें भारत शामिल होने जा रहा है। चीन को असल डर वो है कि यदि भारत इसमें शामिल हो गया तो हम सब तरफ से घिर जाएंगे। आपको पता है जो पाकिस्तान से इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का जा रहा है, भारत ने उसको मान्यता नहीं दी है। भारत ने कही है कि ये मेरे ज़मीन से बना हुआ है और भारत ने ये घोषणा करी है कि उसको हम कब्जा करेंगे। चीन को डर है कि भारत यदि वो कब्जा कर लेता है तो 65 लाख करोड़ का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो बर्बाद हो जाएगा। तो चीन का बहुत से डर है। उस डर के कारण उसने अपने सेना को कुछ बफर जोन में, जो भारत और चीन के बीच में बफर जोन 3-4-5 किलोमीटर का है, उसमें अपने सेना को भेजा है। ऐसा नहीं कि उसने भारतीय सीमा में अपने सेना को भेजा है, उस बफर जोन में भेजा है। उस बफर जोन से भी उनको पीछे हटना पड़ेगा। तो एक माइंड गेम खेल रहे हैं, एक प्रेशर गेम खेल रहे हैं कि भारत पर इस तरह से प्रेशर बनाया जाए जिससे इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान में है उसका विरोध करना छोड़ दे, भारत जो गुट में शामिल होना जा रहा है वो छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीन को भी पता है कि मेरी सेना लड़ नहीं सकती है, मेरी सेना लड़ने के लिए बनी ही नहीं है। और भारतीय सेना का लड़ने का अनुभव रोज का है। कश्मीर के बॉर्डर पे आप देखते होंगे भारतीय सेना रोज लड़ती है और भारतीय सेना बदल बदल के वहाँ के लोग अपने सेना को भेजती है। कभी कोई टुकड़ी जाती है, कभी कोई टुकड़ी जाती है, जिससे कि सभी भारतीय सेना को लड़ने का अनुभव हमेशा बना रहता है। चीन की सेना 1962 के बाद लड़ी नहीं है, एक युद्ध लड़ी, ताइवान से बुरी तरह हार चुकी है। इसलिए आप प्रोपेगेंडा युद्ध में मत पड़िए, प्रोपेगेंडा में मत पड़िए। चीनी प्रोपेगेंडा है कि अपने सेना को ऊंचा दिखाना, अपने सेना को बहुत हाई फाई बताना, ये एक प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। कुछ आदमी फंस जाते हैं, चीन ये कर देगा, चीन वो कर देगा। असल में वो वास्तव में सरकार के विरोधी हैं। सरकार का विरोधी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सरकार का विरोधी होने के साथ आप भारतीय सेना का विरोधी मत बनिए। भारतीय सेना चीन की सेना से कहीं आगे है। आप बोलिएगा जनसंख्या, संख्या के हिसाब से चीन की संख्या, सेना की संख्या लगभग 25 लाख का है, भारत के पास 18 लाख है, ऐसा भी नहीं है। ये भी एक प्रोपेगेंडा है। भारत की सेना जो यूएनओ से क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सेना निर्धारित की गई है, भारतीय सेना उतनी ही है, उसमें चीन की सेना ज़्यादा है। लेकिन भारत ने बीएसएफ के नाम पे, सीआरपीएफ के नाम पे, इंडो तिब्बत पुलिस बल के नाम पे, असम राइफल्स के नाम पे इतने लोग बनाए हुए हैं कि चीन के सेना के बराबर आबादी भारतीय सेना की है। वास्तव में असम राइफल, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी भी ट्रेनिंग सेना जैसी ही होती है। तो संख्या के लिहाज से भी हम उनसे कम नहीं हैं और मनोबल के लिहाज से तो हम उनसे लाखों गुना ज़्यादा हैं। मैंने सूडान का उदाहरण बताया ही। सूडान में चीन की सेना हथियार छोड़ करके डर से भाग गई थी, भारतीय सेना ने उन्हें आकर के बचाया था। इसलिए किसी भी प्रोपेगेंडा में मत पड़िए। आप देखिएगा 2-4-5 दिन की बात है, चीन इस बफर जोन से भी बाहर चला जाएगा। और जो आदमी बोलता है कि चीन भारतीय सीमा में आ गया है वो वास्तव में सरकार के विरोधी हैं। तो होता क्या है, सरकार के विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं कब सरकार का विरोध कर रहा हूँ, कब देश का विरोध कर रहा हूँ, कब सेना का विरोध कर रहा हूँ। इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। सरकार का विरोध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई आप विरोधी हो सकते हैं, पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन आप देश का और सेना का विरोध मत कीजिए। भारतीय सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। भारतीय सेना 2-4-5 दिन के अंदर चीनी सेना को अपने मूल स्थान पर लौटा देगी, बफर जोन से हटा देगी, इसमें कोई शक नहीं है। और चीन की सेना की हिम्मत ही नहीं है कि वो भारतीय सेना से युद्ध लड़े, क्योंकि वो सेना युद्ध लड़ने के लिए बनी ही नहीं है। वो सेना अपने नागरिकों पर दमन करने के लिए बनी है। आपने देखा होगा कोई सेना किसी भी देश में अपने 10,000 छात्रों को क्या टैंक से कुचलवा देती है? चीन की सेना कुचलवा चुकी है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि चीन की जनता भी चीन की सेना के साथ नहीं है।
वहाँ पे चीन की सेना कम्युनिस्ट पार्टी की सेना होती है, पोलिट ब्यूरो की सेना होती है, वो जनता की सेना नहीं होती है। भारत की सेना भारतीय जनता की सेना है, भारत देश की सेना है। तो ये मूलभूत अंतर दोनों सेनाओं में है, दोनों देश में है। तो सब तरफ से चीन पर प्रेशर पड़ रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा है, उसी प्रकार आप अपना मनोबल ऊंचा रखिए। बहुत ही जल्दी आपको सुखद संदेश मिलेगा और स्थिति पूर्व के बाद सामान हो जाएगी। लेकिन चीन यदि ये सोच रहा है कि इस प्रेशर में भारत गिलगिट बल्चिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा नहीं करेगा, तो वह उसकी भूल है। चीन 1962 में कांग्रेसी राज्य में 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अक्साई चीन में हमारा कब्जा कर चुका है, उसको भी छुड़ाना है। तो चीन ये प्रेशर गेम इसलिए बना रहा है कि उस तरफ ध्यान ना जाए, लेकिन उसके प्रेशर में, उसके प्रोपेगेंडा गेम में हमें नहीं फंसना है। हमें अपनी चाल चलनी है। हमारी सेना अच्छी तरह से उसको कर रही है, वार्तालाप भी सेना कर रही है। वार्तालाप भी, जो बातें होती हैं आपस में, सेना में मीटिंग होती है, वो भी एक माइंड गेम होता है, वो भी एक प्रेशर गेम होता है। उस सब में भारतीय सेना सक्षम है, इसलिए देश सुरक्षित है और चीन की सेना बहुत जल्द अपने मूल स्थान पर लौट जाएगी।